अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू talimdost.com। हमारा आज का चैप्टर नंबर 4, लास्ट पार्ट, सेंट्रियोल। हम डेफिनेटली डिस्कस कर रहे हैं सेल्स के अंदर मौजूद डिफरेंट ऑर्गेनेलीज को, और आज का जो हमारा ऑर्गेनेली है दैट इज सेंट्रियोल। जैसा कि हमने बात की कि सेल के अंदर बहुत से ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं, उन्हीं में से एक ऑर्गेनेली सेंट्रियोल भी है। सेंट्रियोल का क्या फंक्शन है? बेसिकली सेंट्रियोल सेल की हेल्प करता है, सेल में काम करता है लोकेशन ऑफ फॉलोइंग ऑफ सेल डिवीजन, यानी कि सेल डिवीजन के दौरान जब एक सेल दो सेल्स में डिवाइड होता है तो उस दौरान एक सेल की सेल मेम्ब्रेन दो में डिवाइड होती है, और ये सेल मेम्ब्रेन डिवाइड होने के प्रोसेस को हम कहते हैं फॉलोइंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कि वो पोर्शन, वो एरिया जहां से एक सेल मेम्ब्रेन ने डिवाइड करना है, अंदर की तरफ बेंड करना है और बेंड करके आगे दो सेल्स में डिवाइड होना है, इस प्रोसेस को हम फॉलोइंग कहते हैं। तो सेंट्रियोल का काम बेसिकली सेल मेम्ब्रेन को फॉलो करवाना है। ये बताएगा कि सेल मेम्ब्रेन को कहां से, किस पोजीशन से, किस लोकेशन से फॉलो करना है। सेंट्रियोल की बात की जाए तो सेंट्रियोल का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में पाया जाता है। सेंट्रियोल इज लोकेटेड ओनली इन एनिमल सेल्स। प्लांट्स के अंदर कोई सेंट्रियोल नहीं पाया जाता। तो प्लांट्स के अंदर सेल्स को डिवाइड करने के लिए या सेल्स की पोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ अननोन सिस्टम्स पाए जाते हैं। एनिमल्स के अलावा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में और कुछ लोअर प्लांट्स में, यानी कि कुछ सिंपल प्लांट्स में जो कि ब्रायोफाइट्स के नाम से आप जानते हैं, उनमें भी पाया जा सकता है, लेकिन हायर प्लांट्स में ये मौजूद नहीं होता। इट इज एब्सेंट इन हायर प्लांट्स। स्ट्रक्चर की बात करें तो माइटोसेंट्रियोल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। ट्यूबलेट्स हैं जो कि आपस में जुड़ी हैं। आप आगे इसका डिटेल में स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी कि सेंट्रियोल्स का स्ट्रक्चर बेसिकली ट्यूब से बना हुआ है। हमने पीछे अभी डिस्कस किया कि माइक्रोट्यूब्यूल्स बनी है सेल में, साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो ऐसी माइक्रोट्यूब्यूल्स मिल के ये सेंट्रियोल्स बनाती हैं। 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में पेयरिंग करती हैं, 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स मिल जाती हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। 8 माइक्रोट्यूब्यूल्स के नॉन ट्रिपलेट्स एक सेंट्रल पॉइंट से ज्वाइन करते हैं कुछ इस तरह से, और ज्वाइन करके सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये सेंट्रियोल बेसिकली सेल डिवीजन में हेल्प करता है। इसके अलावा ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे से बाल मौजूद हैं, जिन्हें हम सीलिया के नाम से जानते हैं, जो इन्हें मूव करने में हेल्प करते हैं, ये सीलिया भी बेसिकली इसी सेंट्रियोल से बनता है और इनका यही स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल अगर आप पैरामीशियम को देखें तो पैरामीशियम की बॉडी के ऊपर बहुत से छोटे छोटे सीलियाज लगे हुए हैं। तो ये सीलिया बेसिकली लोकोमोशन में मदद करते हैं और इनका स्ट्रक्चर इसी सेंट्रियोल से मिलता जुलता है। सेल के अंदर सेंट्रियोल की क्या लोकेशन है, सेंट्रियोल कहां पाया जाता है? तो बेसिकली सेंट्रियोल सेल्स के कॉर्नर में पाए जाते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन के वक्त सेंट्रियोल्स डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। हर पोर्शन एक पोल को चला जाता है, और सेल की पोलैरिटी को मेंटेन करता है। ये प्रोसेस बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से आपके माइटोटिक फाइबर ओरिजिनेट होंगे, जो कि जाके माइक्रोसोम को क्रोमोसोम से अटैच होंगे और क्रोमोसोम को सेल्स में आधा आधा करने का सबब बनेंगे। हमें पता है कि जब मियोसिस या माइटोसिस होती है तो क्रोमोसोम्स को सेपरेट होना बहुत जरूरी है। क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट होंगे तो हाफ क्रोमोसोम इधर और हाफ क्रोमोसोम दूसरे सेल्स में जा पाएंगे। तो ये काम बेसिकली सेंट्रियोल और माइटोटिक अपरेटस की मदद से मुमकिन हो पाता है। इसी तरह से ये स्पिंडल्स जो कि क्रोमोसोम्स को खींचते हैं, वो भी इसी सेंट्रियोल से ओरिजिनेट होंगे। तो सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर की हम अगर बात करें तो ये बेसिकली इसका लॉन्गिट्यूडल सेक्शन है। लंबाई के रुख अगर आप इसे देखें तो आपको इस किस्म का सेंट्रियोल नजर आता है। और इसी तरह से ये ट्रिपलेट्स हैं, 9 ट्रिपलेट्स हैं जो कि सेंटर पॉइंट से जुड़े होते हैं। इसके साथ साथ 2 ट्रिपलेट्स के भी आपस में कनेक्शन आपको नजर आ रहे हैं। और ये इसका बेसिकली ट्रांसफर सेक्शन है। अगर आप इसे ऊपर डायरेक्शन से देखेंगे तो आपको इसमें इस किस्म की चीज नजर आती है। ट्रिपलेट्स आपस में ज्वाइंट हैं, ABC के नाम से आपने माइक्रोट्यूब्यूल्स को लेबल किया हुआ है, और 1 2 3 4 एंड 9 तक, 1 से लेके 9 तक ये बेसिकली ट्रिपलेट्स हैं जो जुड़े हुए हैं, और ये स्टार लाइक स्ट्रक्चर सेंट्रियोल बनाते हैं। सेंट्रियोल जिस पार्ट से सेंट्रल पॉइंट से ज्वाइन है उन्हें हम स्पोक्स का नाम देते हैं। स्पोक्स वो पॉइंट है जिससे ये सेंट्रल पॉइंट से जुड़ते हैं।
नेक्स्ट ऑर्गेनेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी फैक्ट्री को, किसी इंडस्ट्री को या इवन घर को रन अप करने के लिए, चलाने के लिए वहां पे एनर्जी की या पावर की जरूरत है, बिल्कुल इसी तरह से एक सेल में बहुत से फंक्शन चल रहे हैं, बहुत से काम चल रहे हैं। इन तमाम कामों के लिए एनर्जी की जरूरत है। और ये एनर्जी कहाँ से आएगी, कहाँ पैदा की जाएगी? ये एनर्जी बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में पैदा की जाएगी। आप जो भी खुराक खाते हैं वो खुराक ब्लड के जरिए आपके सेल्स तक पहुंचती है। सेल्स में उस खुराक को रेस्पिरेट करवा के, कंबस्ट करवा के वहां पे एनर्जी पैदा की जाती है और उस एनर्जी को हम यूज करते हैं। तो फूड से एनर्जी निकालने का अमल कहाँ होता है? वो बेसिकली सारा इसी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बेसिकली इस तरह का है। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इट इज बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन बाहर की मेम्ब्रेन और एक मेम्ब्रेन अंदर की मेम्ब्रेन, जो कि आपको बेंडिंग फॉर्म में नजर आ रही है। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स माइटोकॉन्ड्रिया को फॉर्म करता है। बाहरी मेम्ब्रेन को हम स्मूथ मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बिल्कुल सीधी सादी सी है और बगैर किसी कन्वर्जेंस के है। जबकि अंदर की मेम्ब्रेन को हम रफ मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि इस मेम्ब्रेन के ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको नजर आते हैं। और दूसरी बात यह कि ये कन्वर्टेड मेम्ब्रेन है, इसमें बहुत से ट्विस्ट मौजूद हैं, इसमें बहुत से अप एंड डाउन फोल्डिंग्स मौजूद हैं। और इन मेम्ब्रेन्स के अंदर जो मैट्रिक्स नजर आ रही है आपको, जो पर्पल कलर में फ्लूइड नजर आ रहा है, इस फ्लूइड को हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स इज बेसिकली अ फ्लूइड। मैट्रिक्स एक जेली लाइक मटेरियल है जिसको हम कहते हैं कि ये इसमें बहुत से एंजाइम्स हैं, इसमें बहुत सी फूड्स हैं और ये तमाम रिएक्शन इसी के अंदर चलते हैं। इंटरनल मेम्ब्रेन, या जिसे आप इंटरनल मेम्ब्रेन कहते हैं, इंटरनल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होने से जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्रिस्टे का नाम देते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि बाहरी मेम्ब्रेन स्मूथ है और अंदर की मेम्ब्रेन जब कन्वर्टेड होती है तो उससे जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जो फोल्डिंग्स बनते हैं, इन फोल्डिंग्स को हम क्रिस्टे का नाम देते हैं। तो इस स्लाइड में हमने 3 चीजें पढ़ी। नंबर 1 के स्मूथ के माइटोकॉन्ड्रिया 2 तरह की लेयर्स से बना हुआ है। डबल मेम्ब्रेन है इसके पास, एक स्मूथ मेम्ब्रेन और एक क्रिस्टे मेम्ब्रेन। क्रिस्टे मेम्ब्रेन फोल्डेड है और स्मूथ मेम्ब्रेन बाहरी है। इसके अलावा इस मेम्ब्रेन के अंदर मैट्रिक्स मौजूद है, कुछ फ्लूइड मौजूद है। ये फ्लूइड के अंदर बहुत से एंजाइम्स हैं जो कि तमाम प्रोसेस को मुकम्मल करते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास इसके अपने डीएनए और राइबोसोम्स मौजूद हैं। यानी कि जैसे कि एक सेल के अंदर डीएनए और राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपने खुद के डीएनए और राइबोसोम्स मौजूद हैं। ये राइबोसोम्स और डीएनए की मौजूदगी हमें इस बात का सबूत देती है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली पहले कोई एरोबिक ऑर्गेनिज्म ही था। एंडोसिम्बाइट थ्योरी के मुताबिक ये माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि पहले कोई बैक्टीरिया था, वो किसी सेल के अंदर चले गए और उसकी बॉडी का पार्ट बन गए और आज तक ये वहां पे फंक्शनल है। तो ये सारे सबूत आपकी एक थ्योरी, एंडोसिम्बाइट थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं, ये आपको एक सेल दिखाया जा रहा है। सेल के अंदर ग्रीन कलर में आपको बहुत से माइटोकॉन्ड्रिया भी नजर आ रहे हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया को अगर आप फोकस करके देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्मूथ मेम्ब्रेन, क्रिस्टे मेम्ब्रेन और डीएनए एंड साथ में मैट्रिक्स भी आपको देखी जा सकती है। जैसा कि हमने अभी पीछे बात की, सेल कंटेन 2 टाइप ऑफ डीएनए, न्यूक्लियर डीएनए एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। किसी भी सेल के अंदर 2 तरह का डीएनए मौजूद है, न्यूक्लियर डीएनए और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। यानी कि वो डीएनए जो कि न्यूक्लियस में मौजूद है न्यूक्लियर डीएनए कहलाएगा, और वो डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया का है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहलाएगा। इससे हमें ये सबूत मिलता है कि एंडोसिम्बाइट थ्योरी किसी हद तक ठीक है। इसके अलावा राइबोसोम्स की मौजूदगी ये जाहिर करती है कि माइटोकॉन्ड्रिया अपनी प्रोटीन्स बनाने की एबिलिटी भी रखता है। इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। चूंकि इसके अंदर अपना डीएनए, अपनी प्रोटीन्स मौजूद हैं, तो ये अपने डीएनए और अपनी प्रोटीन्स, राइबोसोम को इस्तेमाल करते हुए अपने आप की कॉपीज तैयार कर सकता है, अपने आप को डुप्लीकेट, रेप्लिकेट कर सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। ये एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो अपने आप को इंक्रीज कर सकता है, अपनी कॉपीज नंबर को बढ़ा सकता है। तो
इससे ये साबित हुआ कि किसी सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की अमाउंट ज्यादा भी हो सकती है और किसी सेल्स में कम भी हो सकती है। तो आप अगर गौर करें तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स हैं, कुछ ऐसे मसल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा काम करते हैं, जिनको काम करने की बहुत जरूरत है, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की अमाउंट भी ज्यादा होती है। जैसा कि एक एथलीट या एक बॉडी बिल्डर अपनी एक्सरसाइज करके मसल्स को इंप्रूव करता है, डेवलप करता है, तो बेसिकली उसके मसल्स स्ट्रांग होते हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की अमाउंट बढ़ जाती है ताकि वो ज्यादा काम करने की एबिलिटी पैदा कर सके। और एक ऐसा पर्सन जिसने एक्सरसाइज नहीं की, जो कि हैवी काम नहीं करता, उसके सेल्स में डेवलपमेंट भी कम होती है और माइटोकॉन्ड्रिया की अमाउंट भी कम रहती है। तो जिस पार्ट पे आप ज्यादा बर्डन डालेंगे वो पार्ट ज्यादा डेवलप होगा और अपने आप को मॉडिफाई कर लेगा उस काम के मुताबिक। तो माइटोकॉन्ड्रिया की रेप्लिकेशन भी इससे रिलेटेड है। इसी तरह से इंफॉर्मेशन के लिए है कि न्यूक्लियर डीएनए के साथ साथ हमारे माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए भी है। न्यूक्लियर डीएनए दोनों पेरेंट्स से आता है, मदर एंड फादर बोथ कैरी न्यूक्लियर डीएनए, यानी कि एक बेबी में जो भी डीएनए है वो मदर और फादर दोनों से है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एक बेबी के अंदर सिर्फ और सिर्फ मदर से आता है, बिकॉज फादर से कोई माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स में या जाइगोट में नहीं आते। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिर्फ मदर से आता है और न्यूक्लियर डीएनए मदर और फादर दोनों से बेबी में या चाइल्ड में आता है। इसके बाद हम स्ट्रक्चर पे जरा फोकस करने वाले हैं। हमने बात की थी कि आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है, जिसे हम क्रिस्टे कहते हैं। क्रिस्टे के ऊपर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद हैं। ये राइबोसोम्स भी हो सकते हैं और ये एक स्पेशल टाइप के पार्टिकल्स भी हो सकते हैं जिसे हम F1 पार्टिकल का नाम देते हैं। अगर आप इस स्ट्रक्चर को जूम करके देखें तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये एक फोल्डेड मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर छोटे छोटे नोब लाइक पार्टिकल्स मौजूद हैं। नोब लाइक इसे इनकी स्ट्रक्चर की बेस पे कहा जाता है कि जैसे दरवाजे की नोब है, हैंडल है, इसी तरह से के स्ट्रक्चर आपको नजर आते हैं। ये बेसिकली एक F1 पार्टिकल है। F1 पार्टिकल्स को भी आप उनके पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं कि दिस वन इज द हेड, दिस वन इज द पेडिकल जो कि स्टेम लाइक है, एंड दिस इज द बेस जो कि इसको अटैच करवाने में हेल्प करती है। F1 पार्टिकल्स की इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो F1 पार्टिकल्स के पास बहुत से एंजाइम्स हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की रिएक्शंस को कैरी करवाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर बहुत से एंजाइम्स हैं, को एंजाइम्स हैं। को एंजाइम्स आप जानते हैं, एंजाइम्स की हेल्प के लिए कुछ एंजाइम्स को एंजाइम कहलाते हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट्स भी मौजूद हैं। तो ये तमाम चीजें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मौजूद हैं और इनकी मौजूदगी बहुत जरूरी है इन तमाम प्रोसेसेस में। कैब साइकिल, एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि चीजों को ब्रेक करना और उनसे एनर्जी निकालना, इसी तरह से कैब साइकिल भी इसी का एक पार्ट है। फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, लिपिड्स को पार्ट्स में डिवाइड करना, डिकम्पोज करना और उनसे एनर्जी हासिल करना फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म कहलाता है। तो इन तमाम एंजाइम्स और साल्ट्स की मौजूदगी इन तमाम प्रोसेसेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इन तमाम मेटाबॉलिक प्रोसेस के नतीजे में क्या होता है जी, हमारा मेन मकसद पूरा होता है जो कि था एनर्जी एक्सट्रैक्शन, यानी कि हमने जो फूड खाई है उसे ब्रेक डाउन किया जाए, उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाए और हम एटीपी बना लें। एटीपी इज बेसिकली एनर्जी करेंसी जो कि कहीं पे भी यूज हो सकते हैं एनर्जी की डिमांड को फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिस्टे की। हमने कहा कि इंटरनल फोल्डेड मेम्ब्रेन को हम क्रिस्टे भी कहते हैं। क्रिस्टे क्या है? क्रिस्टे बेसिकली लिपोप्रोटीन है। जैसा कि हम शुरू से ही बात करते आए हैं कि मेम्ब्रेन्स दो चीजों की बनी होती है, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, तो इसीलिए हम इसे भी लिपोप्रोटीन कह रहे हैं। बेसिकली ये एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, लिपोप्रोटीन है और इसके ऊपर बहुत से एंजाइम्स भी मौजूद हैं, जैसा कि हमने जिक्र किया था कि F पार्टिकल्स के अंदर मौजूद हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस क्यों कहा जा रहा है? हमने बात की कि सेल्स को काम चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत है और एनर्जी पावर हाउस से आती है, तो इसीलिए चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, दैट्स व्हाई वी आर नेमिंग इट एज पावर हाउस ऑफ सेल। तो हमने जो खुराक खाई, जो फूड खाई, वो फूड ब्लड के जरिए सेल्स तक पहुंची, सेल उसको प्रोसेस करने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया को देता है और माइटोकॉन्ड्रिया वो जगह है जहां पे इस फूड से एटीपी यानी कि एनर्जी बनाई जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एडीपी को और एनर्जी को इस्तेमाल करके एटीपी बना देता है और हमारे लिए एनर्जी का बंदोबस्त करता है। यही वजह है कि हम इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। अगर आप इसकी इक्वेशन की बात करें तो शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज जो आपने खाई वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है और एटीपी बन जाती है। तो शुगर बेसिकली फ्यूल है और इससे हमारे पास एटीपी बनते हैं। तो क्योंकि ये प्रोसेस मुकम्मल तौर पे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ दी सेल कहते हैं। ये बेसिकली एक ओवरव्यू है जो कि आप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि कैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फूड आती है, फूड आने के बाद उसके डिफरेंट प्रोसेसिंग की जाती है, डिफरेंट साइकिल्स चलते हैं, मेटाबॉलिज्म होते हैं, इसके बाद हमें एटीपीज की
प्रोडक्शन मिलती है। तो ये चूंकि ये तमाम काम माइटोकॉन्ड्रिया में है, इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नंबर 1, ऑर्गेनेलीज प्लेइंग एन एक्टिव पार्ट इन सेल डिवीजन इज कॉल्ड। ऐसे ऑर्गेनेलीज जो कि सेल डिवीजन में पार्ट लेते हैं, रोल प्ले करते हैं, कौन से हैं? सेंट्रियोल, क्रोमेटिन, न्यूक्लियाई, माइटोकॉन्ड्रिया। द राइट ऑप्शन विल बी सेंट्रियोल, क्योंकि आपने पढ़ा कि सेंट्रियोल्स क्रोमोसोम को सेपरेट करने में बहुत हेल्प करते हैं। नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज, यानी कि इनमें से कौन से ऑर्गेनेलीज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली हैं जो कि खुद ब खुद रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो अभी आपने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेली है, जबकि इसके साथ साथ क्लोरोप्लास्ट में भी ये एबिलिटी है। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं। Which of the following statements are true about mitochondria? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कौन सी बातें बिल्कुल ठीक हैं? माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 envelope, माइटोकॉन्ड्रिया के पास 2 envelope हैं, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन हैज पोरिन प्रोटीन चैनल, इनर मेम्ब्रेन इज नॉट परमिएबल, ऑल ऑफ द अबव। द राइट ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास ये तमाम बातें मौजूद हैं। जी, तो नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गेनेली है दैट इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स कोई एक ऑर्गेनेली नहीं है, प्लास्टिड्स की आपके पास डिफरेंट टाइप्स मौजूद हैं। मेजरली 3 टाइप के प्लास्टिड्स हमारे पास मौजूद हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 ल्यूकोप्लास्ट, नंबर 2 क्लोरोप्लास्ट एंड नंबर 3 क्रोमोप्लास्ट। प्लास्टिड्स हैं क्या? प्लास्टिड्स भी बेसिकली ऑर्गेनेलीज हैं जो कि डबल मेम्ब्रेन है, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज हैं। कहाँ पाए जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं। एनिमल्स के अंदर कोई प्लास्टिड्स नहीं होते, सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं। और इनकी 3 टाइप्स हमने देखी, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का मेन काम चीजों को स्टोर करना है। इसकी डिटेल हम आगे डिस्कस करेंगे कि कुछ ऐसी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जिसमें फूड स्टोर होती है, उनके अंदर ये फूड ल्यूकोप्लास्ट में ही स्टोर होती है, जैसा कि पोटैटो सेल्स। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट नाम ही से वाज़ेह है, क्लोरो मीन क्लोरोफिल्स, यानी कि क्लोरोफिल्स के प्लास्टिड्स। ऐसे प्लास्टिड्स, ऐसी स्टोरिंग बॉडीज जिसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है, उन्हें हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। और इनका फंक्शन कहाँ है? फोटोसिंथेसिस में है। डेफिनेटली क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस ही में काम करेगा। थर्ड वन इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का वर्ड बेटा जी निकला है कलर से, यानी कि ऐसे पोर्शंस, ऐसे पार्ट्स जो कि आपके प्लांट्स को कलर देते हैं, उन्हें हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। तो प्लांट्स के कलरफुल पोर्शन, चाहे वो फ्लावर हैं, चाहे वो फ्रूट्स हैं, चाहे वो कलरफुल लीव्स हैं, ये तमाम कलर्स इन्हें क्रोमोप्लास्ट की मदद से मिलते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया प्लास्टिड्स की 3 टाइप्स, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। अब हम इनको डिटेल में देखने जा रहे हैं। नंबर 1 क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का हमने बात की, क्रोमो का वर्ड निकला है जी कलर से, जैसा कि हमने बताया। और इस क्रोमोप्लास्ट के अंदर बहुत से पिगमेंट्स मौजूद हैं। पिगमेंट्स किसे कहते हैं? पिगमेंट्स आर कलरफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, जो कि कलर्स देते हैं। और क्रोमोप्लास्ट तमाम कलर्स दे सकते हैं सवाए ग्रीन के, क्योंकि ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट की जिम्मेदारी है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल मौजूद है जो कि ग्रीन पिगमेंट है, तो ग्रीन पिगमेंट्स को निकाल के बाकी जितने भी कलर्स हैं उन्हें हम क्रोमोप्लास्ट से रिलेट कर सकते हैं। क्रोमोप्लास्ट गिव फ्रूट्स एंड फ्लावर देयर कलर। फलों और फूलों के अंदर जो रंग है वो क्रोमोप्लास्ट ही की वजह से हैं। और इन रंगों का क्या फायदा है? ये रंग पॉलिनेशन में बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। पॉलिनेशन मीन्स एक फ्लावर के गैमेट्स को दूसरे फ्लावर्स में ट्रांसफर करने का अमल विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड इंसेक्ट्स पॉलिनेशन। तो ये कलरफुल फ्लावर्स इंसानों को और इंसेक्ट्स को दोनों को अट्रैक्ट करते हैं और पॉलिनेशन को सपोर्ट करते हैं। फ्रूट नीड्स कलर। अब हम देखते हैं कि फ्रूट्स में भी कलर पाए जाते हैं। फ्रूट्स भी डिफरेंट कलर्स के होते हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं। तो फ्रूट्स को कलर की जरूरत क्यों है? ताकि ये एनिमल्स को अट्रैक्ट करें, वो इन्हें खाएं और खाने के बाद इनके सीड्स को डिस्पर्स कर दें। तो ये बेसिकली क्रोमोप्लास्ट की इंपॉर्टेंस है कि वाई क्रोमोप्लास्ट और कलर ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर आर इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट वन इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट हमने कहा प्लास्टिड्स की ऐसी टाइप्स हैं जिसके अंदर कोई कलर मौजूद नहीं होता, यानी कि दीज आर कलरलेस। और इनका काम क्या है? इनका काम है कि फूड को स्टोर करना। अक्सर ये प्लांट के अंडरग्राउंड पार्ट्स में होते हैं, यानी कि राइजोम्स में या रूट्स में या अंडरग्राउंड स्टेम में। जैसा कि हमने एग्जांपल की बात की थी पोटैटोस की। पोटैटोज ऐसे वेजिटेबल्स है, ऐसे सेल्स हैं इसके अंदर जो कि अपने अंदर फूड को स्टोर करते हैं। तो ये फूड सेल के अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर्स ल्यूकोप्लास्ट के अंदर ही स्टोर किए जाते हैं। और इनकी शेप की अगर बात करें तो इन ल्यूकोप्लास्टिड्स की शेप्स ट्रायंगुलर या ट्यूबुलर ऐसी होती है। थर्ड वन इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली ऐसे प्लास्टिड्स हैं जिसके अंदर
क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल की मौजूदगी ही इसके अंदर फोटोसिंथेसिस का सबब बनती है। इसका काम क्या है कि ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लाइट की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और ग्लूकोज बना के बाहर सिक्रीट करता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट का मेजर काम है, सन से एनर्जी लेना और उस एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इसका भी हमने जिक्र किया कि तमाम माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली डबल मेम्ब्रेन है। तो इसमें भी आपको डबल मेम्ब्रेन नजर आती है, वन आउटर मेम्ब्रेन एंड द अदर इज इनर मेम्ब्रेन। एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन, दो तरह की मेम्ब्रेन आपको इसमें नजर आ जाती हैं। इसी तरह इसके अंदर मैट्रिक्स मौजूद है जिसके अंदर बहुत से एंजाइम्स मौजूद होंगे और इसके अलावा इसके अंदर आपको कुछ पिलर्स नजर आ रहे हैं, कुछ स्टैक्स नजर आ रहे हैं। बेसिकली दीज आर कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल राउंड कॉइन लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर जुड़ के एक टावर सा बना देते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम थैलाकॉइड का नाम देते हैं और इस पूरे स्ट्रक्चर को जो कि टावर नुमा बना हुआ है इसे हम ग्रेनम का नाम देते हैं। यानी कि थैलाकॉइड्स आर बेसिकली कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, एक एक कॉइन को हम थैलाकॉइड कहते हैं और जब ये थैलाकॉइड्स मिलके बहुत सा स्टैक बना देते हैं, ढेरी लगा देते हैं, टावर बना देते हैं, तो इसको हम ग्रेनम का नाम देते हैं। अब इन ग्रेनम्स के दरमियान आपको कुछ लिक्विड सा, फ्लूइड सा नजर आ रहा है। दिस इज बेसिकली नोन एज स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर बहुत से एंजाइम्स मौजूद हैं, बहुत सी मिनरल्स, लिक्विड और साल्ट्स मौजूद हैं जो कि इनकी प्रोसेसिंग के लिए जरूरी हैं। इसके अलावा आपको कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं जो कि इन दो टावर्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। ये स्ट्रक्चर्स बेसिकली स्ट्रोमा, लेमेले या फिर इंटरग्रेनम पार्ट्स या स्ट्रैंड्स कहलाते हैं। इनका फंक्शंस दो थैलाकॉइड्स को या दो ग्रेनम को आपस में कनेक्ट करवाना है। तो ये बेसिकली आपका एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है कि क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है। तो ये बेसिकली आपका एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है और ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है। दिस इज वन सेल, ये एक सेल है, प्लांट सेल है और इसके अंदर ग्रीनिश कलर में आपको एक क्लोरोप्लास्ट दिखाया जा रहा है। और अगर इस एक क्लोरोप्लास्ट को आप बढ़ा करके देखें तो इसके अंदर आपको ये तमाम चीजें नजर आती हैं। वाई प्लांट्स आर ग्रीन, पौधे ग्रीन क्यों हैं? पौधों की ग्रीन होने की वजह यह है क्योंकि इनके अंदर बहुत ज्यादा क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मौजूद है और हमें पता है कि क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, एक ग्रीन कलर का कंपाउंड है। यही वजह है कि हमें पौधों के वो पार्ट जिनमें ज्यादा क्लोरोफिल है, जस्ट लाइक स्टेम एंड लीव्स, वो हमें ग्रीन नजर आते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में मौजूद क्लोरोफिल की वजह से पौधों का कलर ग्रीन नजर आता है और इन ग्रीन पिगमेंट्स का बेसिक काम यही है कि ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस में काम करते हैं टू प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग लाइट फ्रॉम द सन। इसी के साथ जो प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ रहा है उसका एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम सन की लाइट को, यानी कि लाइट एनर्जी को जो कि सन से आती है, उसे यूज करते हैं और यूज करके उसे कन्वर्ट कर देते हैं इनटू दी केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाता है। इससे हम ग्लूकोज और डिफरेंट एनर्जीज तैयार कर सकते हैं और ये प्रोसेस प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट में ही वाक़ होता है। दिस इज द होल इक्वेशन कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलती हैं। लाइट इनके लिए इस्तेमाल होती है इन दोनों को मिलाने के लिए और मिलने के बाद ग्लूकोज का हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जनरेट होता है और साथ में बाय प्रोडक्ट के तौर पे ऑक्सीजन सेपरेट हो जाती है। क्लोरोप्लास्ट में चलने वाला ये प्रोसेस जिसे आप फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं, इसका ओवरव्यू देखते हैं। दो तरह के रिएक्शंस चलते हैं क्लोरोप्लास्ट में, नंबर 1 लाइट रिएक्शन एंड नंबर 2 डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसको लाइट की जरूरत है, जो कि लाइट की मौजूदगी में चलेगा। तो ये प्रोसेस बेसिकली क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन के ऊपर लाइट गिरती है, लाइट एब्जॉर्ब की जाएगी और लाइट रिएक्शन के नतीजे में एटीपी और NADPH बनता है। फिर ये एटीपी और NADPH एक और साइकिल में जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एनर्जी देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू दी शुगर। तो हमारा जो बेसिक मकसद था शुगर वो बन गई, लेकिन उसके नतीजे में हमें ऑक्सीजन भी साथ एज अ बाय प्रोडक्ट बनी। हाई एनर्जी मॉलिक्यूल दोबारा से लो एनर्जी में जाएंगे और दोबारा से एनर्जी लेके साइकिल को कंटिन्यू करेंगे। तो इस साइकिल को हम कहते हैं केल्विन साइकिल। चूंकि ये साइकिल एक साइंटिस्ट केल्विन ने स्टडी किया था, डिस्कवर किया था, तो इसको हम केल्विन साइकिल के नाम से जानते हैं। और ये तमाम प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया और ये तमाम प्रोसेस इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर वाक़ होता है। एटीपी का बनना और उस एटीपी को दोबारा से एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर लेना, उसे शुगर में कन्वर्ट कर देना, ये तमाम प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया की बजाय क्लोरोप्लास्ट में वाक़ होता है। लोकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इसका हमने जिक्र कर लिया कि ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ लोकेटेड है। दीज आर लोकेटेड इन दी सेल्स ऑफ लीफ,
पत्तों में, सब्ज जगहों में मौजूद हैं जहां पे क्लोरोफिल की जरूरत है। और ये स्ट्रक्चर जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। ग्रेनास मौजूद हैं, अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे आपको ग्रीन ग्रीन कलर के थैलाकॉइड्स मौजूद नजर आ रहे हैं। थैलाकॉइड्स हैं, इसके साथ स्पेसीज मौजूद हैं, डबल मेम्ब्रेन्स हैं। तो ये इसका एक क्लियर अल्ट्रासोनिक व्यू है। दीज आर द लेबलिंग्स जो कि डिफरेंट पार्ट्स हैं क्लोरोप्लास्ट के। जी, तो नेक्स्ट इज द क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट के पास कौन कौन से पिगमेंट्स हैं? डिफरेंट तरह के पिगमेंट्स हो सकते हैं। मेनली क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल की भी टाइप्स हैं। क्लोरोफिल ए हो सकता है, क्लोरोफिल बी हो सकता है, इसके अलावा कैरोटिनाइड्स। द मेन पिगमेंट इज क्लोरोफिल ए। बाकी जो क्लोरोफिल बी हैं या कैरोटिनाइड्स हैं, ये कुछ ऐसे पिगमेंट्स हैं जो कि क्लोरोफिल को हेल्प करते हैं टू अब्जॉर्ब लाइट। क्लोरोफिल को लाइट एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्पिंग आउट करते हैं, वो क्लोरोफिल बी और सी हैं। तो ये तमाम क्लोरोप्लास्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। जैसा हमने पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गन है, अपनी अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। क्लोरोफिल की बात करें, क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल इज बेसिकली अ मैक्रोमॉलिक्यूल, एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है जो कि बहुत मैच होता है, प्रोटीन का मॉलिक्यूल है जो कि बहुत ज्यादा मैच होता है हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन बेसिकली ब्लड में पाई जाने वाली एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, सवाए एक एटम के। हीमोग्लोबिन की सेंट्रल पोजीशन में जो एटम है दैट इज आयरन, Fe, लेकिन क्लोरोफिल के सेंटर में जो एटम है वो आयरन नहीं है बल्कि वो मैग्नीशियम है। यानी कि अगर हम इसमें आयरन को मैग्नीशियम से रिप्लेस कर दें तो ये जो प्रोटीन हमारे पास बनती है दिस इज क्लोरोफिल प्रोटीन। सिर्फ एक एटम के चेंज हो जाने से हमारे इस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज, इनके फंक्शंस, इनके स्ट्रक्चर्स चेंज हो जाते हैं। हीमोग्लोबिन का काम ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करना और ट्रांसपोर्ट करना है, जबकि क्लोरोफिल का काम लाइट को एब्जॉर्ब करना है। तो इन दोनों के फंक्शन में बहुत ज्यादा फर्क है, लेकिन स्ट्रक्चर में सिर्फ एक एटम का फर्क है। नाउ सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नंबर वन, which of the following is double membrane bounded organelle? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा ऑर्गेनेली ऐसा है जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है? तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, तीनों के पास डबल मेम्ब्रेन है। द साइट ऑफ द लाइट रिएक्शन इज, लाइट रिएक्शन किस लोकेशन पे, किस जगह पे वाक़या होगा? नंबर ए, ग्रेना, थैलाकॉइड, स्ट्रोमा और आउटर मेम्ब्रेन। द राइट ऑप्शन इज ग्रेना, क्योंकि लाइट रिएक्शन यानी कि लाइट को एब्जॉर्ब करके जो रिएक्शन चलेगा वो रिएक्शन ग्रेना में वाक़या होता है। इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन, प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन, प्लास्टिड्स किन में एब्सेंट हैं? एनिमल एंड प्लांट्स, फंजाई एंड एनिमल्स, बैक्टीरिया, एनिमल्स एंड फंजाई, नन ऑफ दीज। द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, क्योंकि बैक्टीरिया, एनिमल और फंजाई इन तीनों में ही प्लास्टिड्स मौजूद नहीं है, प्लास्टिड्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में मौजूद होते हैं। Question number 4 is chloroplast is similar to mitochondria in having, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया से सिमिलर है, उनसे मैच करता है, किस तरह से, किन चक्रों में? ऑप्शन ए, सर्कुलर डीएनए, ऑप्शन बी, डबल लेयर मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी, 70S राइबोसोम एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो हमें पता चलता है कि ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि ये तीनों क्वालिटीज क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में मैच करती हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसी भी सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट का हामिल है। न्यूक्लियस सेल की बेसिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, यानी कि सेल के अंदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जितने भी रिएक्शंस चल रहे हैं, ये तमाम इन्फॉर्मेशन डीएनए की फॉर्म में उसके सेल्स में पाई जाती है। तो न्यूक्लियस को हम एक सेल का हेडक्वार्टर कह सकते हैं, यानी कि सेल का वो ऑफिस जहां से पूरे सेल को कंट्रोल किया जाएगा, दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। तो इसीलिए हम इसको कंट्रोल सेंटर कहते हैं, यानी कि सेल का कंट्रोल सेंटर या फिर ब्रेन, जहां से पूरे सेल को कंट्रोल करेंगे। यहीं से इंफॉर्मेशन जाएंगी, यहीं से ऑर्डर्स जाएंगे डिफरेंट प्रोटीन्स की तैयारी के लिए और डिफरेंट कामों को चलाने के लिए। न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था एक स्कॉटिश बॉटनिस्ट ने। बॉटनिस्ट ऐसे साइंटिस्ट को कहते हैं हु स्टडी प्लांट्स। तो रॉबर्ट ब्राउन वाज अ साइंटिस्ट जिसने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। इसके बाद न्यूक्लियस बेसिकली काफी टाइप्स में आपको नजर आते हैं। कुछ सेल्स या कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस सिर्फ एक पाया जाता है, जैसा कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रॉपर पाया भी नहीं जाता। मेजोरिटी ऑफ सेल्स के अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस पाया जाता है, इसे हम कहते हैं मोनोन्यूक्लिएट। और कुछ सेल्स ऐसे हैं जिसके अंदर एक सेल में दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, बाई मीन 2, तो इन्हें हम कहते हैं बाई न्यूक्लिएट। और कुछ ऐसे सेल्स भी हैं जिसमें एक सेल में बहुत से न्यूक्लियस पाए जाते हैं,
जैसा कि इसमें आपको नजर आ रहा है, दीज सेल्स आर नोन एज मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी मीन मैनी, तो मोनो, बाई एंड मल्टी न्यूक्लिएट, ये हमने सेल्स को डिस्क्राइब कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो आपको एनिमल और प्लांट सेल का एक व्यू दिखाया जा रहा है कि इनके अंदर किस तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, किस तरह का न्यूक्लियस मौजूद है। अगर हम एनिमल्स के सेल को देखें तो एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस बेसिकली सेंट्रल पोजीशन अटेन करता है। इसमें डीएनए मौजूद है, न्यूक्लियोलस मौजूद हो सकता है और क्रोमेटिन फाइबर्स मौजूद हैं। जबकि प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो एक साइड पे पुश्ड कर दिया गया है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल, और इसके अंदर भी न्यूक्लियोलस है और इसके अंदर डिफरेंट चीजें मौजूद हो सकती हैं। तो न्यूक्लियस की अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियस बेसिकली न्यूक्लियोपोर रखता है। न्यूक्लियस के अंदर बहुत से सुराख मौजूद हैं जिन्हें हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ये न्यूक्लियर पोर अपने अंदर से चीजों को बाहर पहुंचाने के लिए सेल के न्यूक्लियस के अंदर से ऑर्डर्स, मैसेंजर आरएनए और इस तरह के डिफरेंट ऑर्डर्स इन पोर्स के जरिए, इन सुराखों के जरिए न्यूक्लियस से बाहर भेजे जाते हैं। तो इन सुराखों की अमाउंट डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट हो सकती है। जैसा कि हमने पीछे भी बात की कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेसिकली डबल मेम्ब्रेन है, एक बेरोनी लेयर जिसे हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं और एक अंदर वाली लेयर जिसे हम इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अलावा अंदर फ्लूइड मौजूद है जिसे आप न्यूक्लियर लैमिना के नाम से जानते हैं। फंक्शनिंग की अगर हम बात करें कि न्यूक्लियस कैसे काम करता है, तो हमने बोला कि न्यूक्लियस के अंदर बहुत से क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, हमारा डीएनए मौजूद है। ये डीएनए बेसिकली क्रोमोसोम्स की फॉर्म में है और यही तमाम ऑर्डर्स प्लेस करता है। तो अगर आप सेल के न्यूक्लियस को देखें तो इसके अंदर एक और पार्ट है जो कि न्यूक्लियोलस कहलाता है और इसी न्यूक्लियस के अंदर बहुत से क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। ये क्रोमोसोम बेसिकली ओवरलैपिंग ऑफ डीएनए से बनते हैं। डीएनए एक मैक्रोमोलिक्यूल है जिसके अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप्स शामिल हैं। आप पढ़ चुके हैं कि डीएनए इन तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है। ये तीनों चीजें मिलकर डीएनए बनाती हैं और डीएनए अपने ऊपर क्वाइल एंड सुपर क्वाइलिंग करके एक क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद ये क्रोमोसोम्स हैं बेसिकली जो कि डीएनए को कैरी कर रहे हैं और सारी इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। डीएनए के अंदर मौजूद एक स्पेसिफिक पोर्शन जो कि किसी इंफॉर्मेशन को कोड करता है, उसे हम जीन का नाम देते हैं। सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का एक स्पेशल पार्ट जिसमें कोई खास इंफॉर्मेशन मौजूद है, उसे हम जीन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम्स डीएनए के बने हुए हैं और इन डीएनए के ऊपर बहुत से जीन्स मौजूद हैं जो कि हमारी इंफॉर्मेशन को, हमारी हेरिडिटी को कंट्रोल करते हैं। अब हम बात करेंगे डीएनए की फंक्शनिंग के बारे में कि कैसे एक न्यूक्लियस के अंदर मौजूद डीएनए या क्रोमोसोम बाहर मौजूद प्रोटीन्स को बनाने के ऑर्डर करता है और कैसे ये तमाम काम चलाता है। तो आप देख सकते हैं कि सेल के अंदर मौजूद एक न्यूक्लियस है जो कि ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इस न्यूक्लियस के अंदर बहुत से क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। क्रोमोसोम्स डीएनए के बने हुए हैं, ये डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करेगा। आप देख सकते हैं कि एक प्रोसेस है, प्रोसेस का नाम है जी ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन आपने जैसा कि चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा कि ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा अमल है जिसके जरिए डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट किया जाता है। डीएनए न्यूक्लियस के अंदर मौजूद रहता है, डीएनए सेल से बाहर नहीं आता, लेकिन इस डीएनए को इस्तेमाल करके आरएनए बनाया जाता है और इस आरएनए को इस्तेमाल किया जाता है इंफॉर्मेशन कैरी करने के लिए। तो आप यहां देख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप है दैट इज बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन, और इस ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हम डीएनए को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू आरएनए। अब ये आरएनए इन प्रोटीन्स के जरिए, इन न्यूक्लियर पोर्स के जरिए साइटोप्लाज्म में यानी कि सेल में आ जाता है बाहर। यहाँ पे हमारी राइबोसोम्स जो कि मशीनरी है जो कि काम करती हैं प्रोटीन बनाने का, वो इस मैसेज को पढ़ेंगी और इस मैसेज को पढ़ने के बाद हमारे मकसद की, हमारी काम की प्रोटीन बना देंगी और हम इस प्रोटीन को डिफरेंट कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमने एक पूरा ओवरव्यू देखा कि कैसे सेल के अंदर मौजूद डीएनए को, इसकी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल किया जाता है प्रोटीन्स बनाने के लिए और अपने डिफरेंट फंक्शंस को चलाने के लिए। तो न्यूक्लियस के ऊपर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है उसकी हम जरा बात करेंगे। हमने अभी डिस्कस किया कि ये मेम्ब्रेन बेसिकली लिपिड बाइलेयर है, यानी कि ये लिपिड बाइलेयर है और डबल मेम्ब्रेन है। एक को हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं और एक को हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, और इनके दरमियान न्यूक्लियर स्पेस है, यानी कि पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ऐसी स्पेस जो न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन के दरमियान पाई जाए उसे हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। ये मेम्ब्रेन प्रोटीन कंपोजिशन के हवाले से देखा जाए तो डिफरेंट कंपोजिशन इसकी है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कंपोजिशन डिफरेंट है, इनर मेम्ब्रेन और तरह से बनी है, इसकी कंपोजिशन फर्क है, और आउटर मेम्ब्रेन की कंपोजिशन डिफरेंट है। इसी तरह से इनके अंदर
न्यूक्लियर पोर्स मौजूद हैं। हमने अभी जिक्र किया कि न्यूक्लियस के अंदर से मैसेंजर आरएनए और इसी तरह की दूसरी चीजों को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाने के लिए रास्ते चाहिए जो कि इन्हें न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से इनके ऊपर राइबोसोम्स नजर आ रहे हैं, राइबोसोम देखे जा सकते हैं जो कि प्रोटीन सेंसिस के अंदर इन्वॉल्व भी हो सकते हैं। जी, तो यहाँ पे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एक मैकेनिज्म को देखने जा रहे हैं। ये बेसिकली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन शो की गई है। द इनर पोर्शन इज न्यूक्लियस, द इनर पोर्शन इज न्यूक्लियस, ये आपको न्यूक्लियस का पोर्शन दिखाया जा रहा है, ये मेम्ब्रेन है, एंड द आउटर वन इज साइटोप्लाज्म। तो बेसिकली हम न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बॉर्डर पे खड़े हैं जहां से आगे न्यूक्लियस स्टार्ट होने वाला है, और हमारा जो मेन कंसर्न है वो इस पोर से है, इस सुराख से है जो कि न्यूक्लियर पोर कहलाता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम मौजूद हैं, बहुत से प्रोसेस चल रहे हैं, मैसेंजर आरएनए बन रहा है। इस मैसेंजर आरएनए को डीएनए से बनाया गया है, और अब हमारा मकसद ये है कि हम इस आरएनए को न्यूक्लियस से बाहर सेल में ट्रांसपोर्ट करें। तो सेल में ट्रांसपोर्ट करने का जो काम है वो इस न्यूक्लियर पोर से होगा। ये आरएनए इस न्यूक्लियर पोर से होता हुआ बाहर आ जाएगा, और इसी तरह से बाहर से बहुत सी जरूरी प्रोटीन्स और बहुत से कंपोनेंट्स सेल के अंदर भी जा सकते हैं। यानी कि इसमें हम ये पॉइंट देखते हैं कि सेल्स के और न्यूक्लियस के दरमियान ट्रांसपोर्ट का काम इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स इन डिफरेंशिएटेड सेल्स आर, यानी कि एरिथ्रोसाइट्स में रेड ब्लड सेल्स के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर, कितने न्यूक्लियर सुराख मौजूद हैं? ऑप्शन इज 3 और 4। एक रेड ब्लड सेल्स के अंदर 3 से 4 न्यूक्लियर पोर्स हो सकते हैं, इससे ज्यादा न्यूक्लियर पोर्स नहीं होते। जैसा कि हमने पीछे बात की थी कि कुछ सेल्स में न्यूक्लियर पोर बहुत ज्यादा होते हैं और कुछ में न्यूक्लियर पोर्स की अमाउंट बहुत ज्यादा कम होती है। तो एरिथ्रोसाइट्स यानी कि रेड ब्लड सेल्स कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर पोर्स की अमाउंट बहुत ज्यादा कम है। क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स इन अनडिफरेंशिएटेड सेल्स आर, ऐसे सेल्स जो अभी अनडिफरेंशिएटेड हैं, जो कि डिफरेंशिएट नहीं हो सके, उनके अंदर न्यूक्लियर पोर्स की अमाउंट कैसी होती है? उनमें अमाउंट काफी ज्यादा होती है। द राइट एंड एग्जैक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 30,000 पोर्स पर न्यूक्लियस, यानी कि एक न्यूक्लियस के अंदर 30,000 सुराख मौजूद हो सकते हैं। देन द नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज बेसिकली न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का वर्ड न्यूक्लियस से ही रिलेटेड है। उसकी वजह यह है कि न्यूक्लियोलस बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। जैसे हमने बात की सेल के अंदर न्यूक्लियोलस है, इसी सेल के अंदर न्यूक्लियस है। जैसे कि हमने बात की कि सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, तो इसी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है। तो न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियोलस बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर मौजूद एक डार्कली स्टेन्ड बॉडी है, यानी कि जब हम इसे स्टेन करते हैं तो इसका कलर बहुत ज्यादा डार्क अपीयर होता है। ये किस चीज का बना हुआ है? प्रोटीन्स का और न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ है। ट्रांसक्रिप्शन की जगह है। ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस था जिसमें आप डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करते हैं, और ये प्रोसेस इसी ट्रांसक्रिप्शन साइट यानी कि न्यूक्लियोलस पे होता है। असेंबल राइबोसोम, राइबोसोम को असेंबल करना, तैयार करना भी इसी न्यूक्लियोलस की जिम्मेदारी है। न्यूक्लियोलस को हम राइबोसोम फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि राइबोसोम का असेंबलिंग या राइबोसोम की तैयारी न्यूक्लियोलस में होती है, तो इसीलिए हम न्यूक्लियोलस को राइबोसोम फैक्ट्री कहते हैं। द मेजर पॉइंट इज दैट न्यूक्लियोलस हैव नो मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोलस को कोई मेम्ब्रेन सेपरेट नहीं करती, बल्कि ये वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर फ्रीली सबमर्ज फॉर्म में पाया जाता है। न्यूक्लियोलस के अंदर 2 रीजन पाए जाते हैं। एक रीजन कहलाता है इसकी न्यूक्लियर बॉडी एंड द अदर वन इज न्यूक्लियोलस बॉडी। आउटर रीजन को अगर आप देखें तो ये आपको थोड़ा सा ग्रेन्युलर फॉर्म में नजर आता है, इसमें चीजें सेपरेट हैं, जबकि इनर फॉर्म में काफी ज्यादा चीजें मौजूद हैं। यहाँ पे आपको कुछ डिस्क्रिप्शन दिखाई जा रही हैं। नंबर 1, कैजल बॉडीज इस फॉर्म में दिखाई जा रही हैं। दीज आर द कैजल बॉडीज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोलस। कुछ पीएमएल बॉडीज हैं, पॉलीकॉम्स बॉडीज हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्ट्रीज हैं। दीज ऑल कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोलस, और ये न्यूक्लियोलस की फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट भी है। और अगर आप एरिया वाइज देखें तो एरिया में दिस एरिया इज नोन एज फिब्रल सेंटर। न्यूक्लियोलस का सेंट्रल पोर्शन फिब्रल सेंटर कहलाता है। साइड्स में डेंस फिब्रल कंपोनेंट्स मौजूद हैं, दिस वन, और उसके भी एजिस में ग्रेन्युलर कंपोनेंट्स मौजूद हैं। यानी कि हम देखते हैं कि न्यूक्लियोलस की आउटर बाउंड्रीज के अंदर ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं, जिन्हें हम ग्रेन्युलर कंपोनेंट्स कहते हैं, और इसी तरह से उसके अंदर डेंस फाइब्रल कंपोनेंट्स मौजूद हैं जो कि डेंसिटी वाइज हैवी हैं, और सेंटर में फिब्रिल सेंटर है। और इस चीज को सबसे बाउंड्री पे देयर इज नो मेम्ब्रेन, लेकिन पेरी न्यूक्लियोलर हेट्रोक्रोमेटिन फॉर्म में डीएनए यहाँ पे
मौजूद है। तो ये हम बेसिकली एक न्यूक्लियोलस को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक न्यूक्लियोलस के अंदर जो मौजूद हैं चीज़ें उनको हम देख रहे हैं। दिस इज बेसिकली अ न्यूक्लियस, दिस इज बेसिकली अ न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस मौजूद है और ये हम एक न्यूक्लियोलस को मैग्नीफाई करके ऑब्जर्व कर रहे हैं। देन क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम को हमने डिस्कस किया। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर मौजूद डीएनए कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग के बाद एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स बेसिकली कुछ चीजों पे मुश्तमिल हैं जिन्हें हम क्रोमेटिड्स और सेंट्रोमेयर के नाम से जानते हैं। क्रोमेटिड्स आर आर्म लाइक स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, जो कि एक सेंट्रल पॉइंट जिसे आप सेंट्रोमेयर कहते हैं उससे अटैच है। दिस इज वन क्रोमोसोम्स एज वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियस कि क्रोमोसोम एक सेंट्रल पॉइंट से अटैच है, इसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं, और इसके साथ क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, इसके साथ क्रोमेटिड्स मौजूद हैं। अपर आर्म्स को हम जो शॉर्ट होती हैं उन्हें हम पी आर्म्स कहते हैं, और लोअर आर्म्स को जो कि लॉन्ग आर्म्स हैं इन्हें हम क्यू आर्म्स के नाम से जानते हैं। अब ये आर्म्स बनी किस चीज की हुई हैं? हमने डिस्कस किया कि ये आर्म्स बेसिकली डीएनए की बनी हुई हैं। डीएनए के बहुत से लॉन्ग मॉलिक्यूल हैं जो कि क्वाइलिंग करते हैं, सुपर क्वाइलिंग करते हैं, और क्वाइलिंग करने के बाद एक क्रोमोसोम्स बना देते हैं। इंफॉर्मेटिव थिंग इज दैट ह्यूमंस के अंदर 23 क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। हर स्पीशी के अंदर क्रोमोसोम्स का लेवल डिफरेंट होता है। पोटैटो में क्रोमोसोम्स डिफरेंट होंगे, ह्यूमंस में डिफरेंट होंगे, रैट्स में डिफरेंट होंगे, प्लांट्स में डिफरेंट होंगे। तो हर क्रोमोसोम्स, हर स्पीशी के क्रोमोसोम्स का नंबर डिफरेंट होता है। ह्यूमंस के अंदर 23 पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स के, 23 पेयर्स आर प्रेजेंट, और अदरवाइज 46 क्रोमोसोम्स आर देयर। 23 पेयर्स एंड 46 क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स कॉइलिंग अब से बनते हैं, डीएनए को कॉइल किया जाता है और कॉइल करके क्रोमोसोम बन जाते हैं। तो पिक्चर में आपको एक कैरियोटाइप दिखाया जा रहा है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का कैरियोटाइप के उसके अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम मौजूद हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो एनिमेशन दिखाना चाह रहे हैं आपको कि बेसिकली कैसे एक सेल में क्रोमोसोम मौजूद होता है और इस सेल के अंदर कैसे क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, इनकी डिवीजन की जा रही है, डिवीजन के बाद ये अपने पार्ट्स को चेंज करते हैं, और कैसे एक सेल से दो सेल्स के बनने का अमल जारी रहता है। बेसिकली दिस इज द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, जो कि आप पिछली क्लासेस में पढ़ के भी आए हैं। क्रोमोसोम्स पहले डिवाइड करते हैं, दिस इज द स्टेप, ये वो स्टेप है जब क्रोमोसोम्स अपने आप को रेप्लिकेट कर रहे हैं, डबल हो रहे हैं, अब वो अपने पार्ट एक्सचेंज करते हैं, फिर स्पिंडल फाइबर्स की मदद से वो सेपरेट होते हैं, दो सेल्स बनते हैं और दो से आगे 4 सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। ये बाकायदा एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्रोमोसोम 2 में डिवाइड होते हैं। ये भी उससे मिलती जुलती एक एनिमेशन है जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं एक दूसरे से और 2 सेल्स बन जाते हैं, यानी कि एक सेल को हम कैसे 2 सेल्स में डिवाइड करते हैं। द लास्ट टॉपिक इज प्रोकैरियोट्स वर्सेस यूकैरियोट। इसको हमने चैप्टर के स्टार्ट में भी डिस्कस किया था, ओवरव्यू करेंगे कि एक प्रोकैरियोट और एक यूकैरियोट कैसे डिफरेंट है। प्रोकैरियोट ऐसा सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, यानी कि ऐसा सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं है उसे हम प्रोकैरियोट कहते हैं, और ऐसा सेल जिसके अंदर एक ट्रू मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस मौजूद है इसे हम यूकैरियोट कहते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर भी राइबोसोम पाए जाते हैं, यूकैरियोट के अंदर भी राइबोसोम पाए जाते हैं, बट यू कैन सी द साइज ऑफ राइबोसोम इज डिफरेंट। प्रोकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम 70S के पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोट के अंदर राइबोसोम 80S के पाए जाते हैं। These are some differences between prokaryotic and eukaryotic cell. हमने बात की बैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया एग्जाम्पल्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्रोकैरियोट्स हैं, जबकि फंजाई, प्रोटिस्ट, प्लांट एंड एनिमल, दीज ऑल ऑर्गेनिजम्स आर बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स आर सिंगल सेल्ड, सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं। सेल वॉल प्रोकैरियोट्स के अंदर म्यूरिन की बनी हुई है, जबकि यूकैरियोट के अंदर सेल वॉल सेलुलोज की या फिर काइटिन की बनी हो सकती है। प्रोकैरियोट्स के अंदर आमतौर पे ज्यादा ऑर्गेनेलीज नहीं होते, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर बहुत से डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेलीज हो सकते हैं जो कि डिफरेंट काम सरअंजाम देते हैं। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो प्रोकैरियोट्स एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक दोनों तरह के प्रोसेसेस रखते हैं। एरोबिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाए और एनर्जी हासिल किया जाए, जबकि एनारोबिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ऑक्सीजन के बगैर चीजों को ब्रेक किया जाए, ग्लूकोज को तोड़ा जाए और उनसे फिर आप एनर्जी हासिल करें। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर द प्रोसेस इज एरोबिक, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही ब्रेक डाउन की जाएगी और तमाम काम चलेंगे।
जेनेटिक मटेरियल की बात करें, अगर जीन्स की बात करें, डीएनए की बात करें, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर सिंगल सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मौजूद होता है। यानी कि डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड दोनों तरह के क्रोमोसोम्स या डीएनए मौजूद हो सकते हैं, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर कॉम्प्लेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। इनमें कोई सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड या सर्कुलर क्रोमोसोम्स नहीं होते, बल्कि कॉम्प्लेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जिनका हमने जिक्र किया। क्रोमोसोम्स इस फॉर्म में होते हैं, जबकि बैक्टीरियाज के अंदर या प्रोकैरियोट्स के अंदर सर्कुलर फॉर्म में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो दिस इज आल्सो अ डिफरेंस। मोड ऑफ डिवीजन, प्रोकैरियोट्स बाइनरी फिशन के जरिए डिवाइड करते हैं, यानी कि एक सेल का दो सेल्स में डिवाइड हो जाना बाइनरी फिशन कहलाता है। दिस इज बाइनरी फिशन या फिर बडिंग। बडिंग कहते हैं जी कि एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर छोटी सी आउटग्रोथ आना, बड बन जाना, और बाद में ये बड सेपरेट होकर एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाए, इसे हम कहते हैं बडिंग। प्रोकैरियोट्स मेजरली इन दो तरीकों से रिप्रोड्यूस करते हैं, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर डेवलपमेंट के लिए या सेल डिवीजन के लिए बाकायदा प्रोसेस मौजूद है, जो कि एक सेल को दो में डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम माइटोसिस और मियोसिस के नाम से जानते हैं। तो यूकैरियोट्स के अंदर माइटोसिस और मियोसिस मौजूद है, जो कि सेल्स को डिवाइड करवाती है। देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। The question number 1 is dash is the exact replica of chromosome. क्रोमोसोम की जगह पे कौन सा उसका सेकंड पार्ट या रेप्लिका हो सकता है? ऑप्शन ए क्रोमेटिड, ऑप्शन बी सेंट्रोमेयर, ऑप्शन सी स्पिंडल फाइबर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्रोमेटिड्स बेसिकली क्रोमोसोम्स ही हैं, क्रोमोसोम्स की थ्रेड लाइक फॉर्म है, तो क्रोमेटिड्स को हम इनका रेप्लिका कह सकते हैं। नंबर 2 इज दैट फ्रॉग हैज क्रोमोसोम। जैसे कि हमने बात की थी कि हर स्पीशी के अपने क्रोमोसोम्स हैं, तो फ्रॉग के कितने क्रोमोसोम्स हैं? द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। द क्रोमोसोम्स इन फ्रॉग इज 26। नंबर 3 इज दैट एंटायर सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स इज कॉल्ड। प्रोकैरियोट्स की जो मुकम्मल सेल वॉल है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए म्यूरिन, ऑप्शन बी सेकुलस, ऑप्शन सी मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स एंड ऑप्शन डी इज ग्राम नेगेटिव। तो प्रोकैरियोट्स की जो वॉल है दैट इज सेकुलस।